आज हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ने वाले हैं। और दिल्ली सल्तनत में शुरुआत करने के पहले मैं एक बात बताऊं कि अगर बीपीएससी की तैयारी में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत और जो मुग़ल जो साम्राज्य है, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो प्रारंभ करने से पहले ये समझेंगे कि दिल्ली पे जो तुर्क यहाँ पे जब आए थे भारत में, तो कितने वंशजों ने यहाँ पे शासन किया। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत। सबसे पहला जो वंश था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश यह 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद जो दूसरा शासन की बात है वो है खिलजी वंश। खिलजी वंश है और ये 1290 से लेकर के 1320 तक शासन करता है। तीसरा जो शासन है वो है तुगलक वंश का। और तुगलक वंश जो है 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक शासन करता है। चौथा जो वंश है वो है सैयद वंश। सैयद वंश और ये 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद आता है पांचवा, वो है आपका लोधी वंश। और लोधी वंश है ये अंतिम, यानी कि 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक ये शासन करता है। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो गुलाम वंश है 1506 से लेकर 1206 से लेकर के 1290 तक जो शासन करता है। उसके बाद आते हैं खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। सबसे जो ज़्यादा समय तक शासन करने वाला जो साम्राज्य मतलब जो वंश रहता है वो है तुगलक वंश। उसके बाद सबसे ज़्यादा और सबसे कम की बात कर दिया जाए तो सबसे कम है वो है आपका वो है खिलजी। यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन रहा वो तुगलक का रहा और सबसे कम समय तक जो शासन रहा वो खिलजी वंश का रहा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग जान लें कि गुलाम वंश में कितने जो सुल्तान हैं उन्होंने शासन किया। हम इसलिए बताना चाहते हैं ताकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी क्रम पूछ दिया जाता है कि इस शासक के बाद ये शासक, ये शासक के बाद ये शासक। इस तरीके से पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने यहाँ पे शासन किया और क्रम को भी सजाने में हमको सहायता मिलेगा और फ़ायदा होगा। अगर बात करें आगे तो देखते हैं सबसे पहले जैसे गुलाम वंश में है किन लोगों ने यहाँ पे शासन किया था, तो हम उनकी चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश में जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने शासन किया। और ऐबक के बाद इनके पुत्र जिसका नाम था आराम शाह ने शासन किया, लगभग 8 माह तक शासन किया। उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो मतलब जो दास थे जिनका नाम है इल्तुतमिश, उसने शासन किया। उसके बाद यहाँ पे आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासन करता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे रजिया शासन करती है। और रजिया के बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो होता है हमारा बहराम शाह। उसके बाद आता है अलाउद्दीन मजूद शाह। उसके बाद आता है नासिरुद्दीन महमूद। और उसके बाद जो हमें पढ़ना है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है बलबन। और बलबन के बाद
कैकू जो बाद है ये शासन करता है, और इसके बाद जो लास्ट है गुलाम वंश का जो लास्ट सम्राट है उसका नाम है कैम्यूअर्स, ये शासन करता है। इस तरीके से देखा जाए तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग यहाँ पे शासन करते हैं, और इनका शासनकाल होता है लगभग 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक। तो हम लोग एक से बारी बारी से सबकी चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार बता दें, क्योंकि क्रम में याद होना ज़रूरी है। ऐबक के बाद आराम शाह, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, उसके बाद रज़िया सुल्तान, उसके बाद बहराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मजूद शाह, फिर उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पे बैठते हैं, उनके बाद बलबन गद्दी पे बैठते हैं, और फिर बलबन के मृत्यु के बाद कैकुबाद जो गद्दी पे बैठते हैं, और लास्ट में जो शासक है वो है कैम्यूअर्स, और अंतिम शासक गुलाम वंश का ये कैम्यूअर्स है, जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो बारी बारी से हम आपको सारे पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानने से पहले थोड़ा सोर्स पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे सोर्स की बात अगर किया जाए, स्रोत की बात, तो सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा हमें कहाँ से मिलती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो चर्चा है वो है तबकाते नाशरी एक बुक है जिन्होंने मिनहाज उस सिराज ने लिखा था। मिनहाज उज सिराज ने लिखा था, और ये जो ग्रंथ है, ये जो किताबें है, यह फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी, और इसमें चर्चा मोहम्मद गोरी से लेकर के, इसमें जो चर्चा है वो है गोरी से लेकर के नासिरुद्दीन महमूद तक है। अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत की चर्चा और ख़ास करके कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में किन ग्रंथों में इसका उल्लेख है, तो सबसे पहले हम मिनहाज उस सिराज की बात है। मिनहाज उस सिराज, इन्होंने तबकाते नासरी में इसकी चर्चा किया था, और कहा जाता है कि इसी ग्रंथ में ही कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम एब सेकल के नाम से जानते हैं। एब सेकल के नाम से, इसका मतलब है एक हाथ का लूल्हा। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन से ही उनका शायद एक हाथ टूटा हुआ होगा, जिसके वजह से उनको हाथ का लूल्हा कहा गया। एब शेकल के नाम से भी वो प्रसिद्ध हैं और जाने जाते हैं। दूसरा जो किताब है, दूसरा जो ग्रंथ है यहाँ पे, वो है हसन निजामी का। नेक्स्ट जब बात हम लोग करते हैं, सोर्स में ही हम लोग बात करते हैं, तो किताब का नाम है हसन निजामी का, और हसन निजामी ने वो ग्रंथ लिखा था ताजुल मासिर। तो ये ताजुल मासिर जो है, ये ग्रंथ अरबी और फ़ारसी में लिखी गई है। पूछा जा सकता है किस भाषा में है, तो अरबी और फ़ारसी में है। इसमें जो उल्लेख है वो है 1200 यानी कि 1191 से लेकर के 1217 ईस्वी तक इसमें चर्चा किया गया है। यानी आप कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी से लेकर के इल्तुतमिश तक इसमें इसकी चर्चा किया गया है। उसके बाद हम लगाते हैं नेक्स्ट जो है वो है एक अभिलेख की प्राप्ति हुई है, और अभिलेख की प्राप्ति में हमें ये अभिलेख है, वो है सरवन अभिलेख में ये उल्लेख किया गया है, और इसमें यह जिक्र किया गया है कि दिल्ली में तुर्कों ने शासन किया। तुर्कों के शासन का प्रथम जो आपको अभिलेख है यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये रहा सोर्स,
और सोर्स के बाद हम लोग बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की पहले लाइफ स्टाइल के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि 1150 ईस्वी में, अगर बात किया जाए तो 1150 ईस्वी में एक जगह है मलेशिया का जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में इनका जन्म हुआ था और तुर्कमेनिस्तान में जन्म होने के वजह से इनके जो माता पिता थे बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उस समय दास प्रथा कहा जा सकता है कि लोगों का बिक्री भी बहुत तेज़ी से बढ़ता था, यानी कि मनुष्य की जो बोली होती थी, कहने का मतलब है कि उस समय आदमी बेचे जाते थे और गरीबी की वजह से उनके माता पिता ने, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अब्दुल अजीज़ काकी, अब्दुल अजीज़ काकी, अब्दुल अजीज़ काकी से जो व्यापारी होता है, कुतुबुद्दीन जो ऐबक होते हैं, उनके माता पिता इनसे बेच देते हैं और बेचने के बाद ये अच्छे भाव में इस दास को बेचने के लिए ये पहुंचते हैं गजनी। और गजनी में एक जगह है जिसका नाम है निशापुर। और निशापुर के बाज़ार में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी के द्वारा खरीद लिया जाता है। मोहम्मद गोरी को जब इसे खरीद लेता है तो कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले अमीर ए आखुर का पद दिया, अमीर ए आखुर का पद दिया, अमीर ए आखुर का पद दिया। और अमीर ए आखुर के पद देने के बाद कहा जाता है कि इन्होंने, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक और सिपह सलार की पदवी भी दी। इस तरह से अगर बात किया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो उस समय कहा जाता है कि जब बचपन से ही बहुत ही मतलब प्रतिभा के धनी आदमी थे और जुबानी ही वो याद कर लिया था उन्होंने कुरानों को जुबानी याद करने के वजह से उनको कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को ये दान दिया करते थे और दान देने के लिए ये प्रसिद्ध थे और इन्होंने दान देने के प्रसिद्धि की वजह से इन्होंने लाख वक्स की उपाधि धारण कर ली। उस समय भी ये कहा जाता है कि हाथियों को दान देने के वजह से इनको पिल बक्स के भी नाम से जाना जाता है। कभी कभी इनके बारे में ये कहा जाता है कि हातिम द्वितीय, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हातिम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। एक समय की बात थी, कहा जाता है कि जब कुतुबुद्दीन, आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, देखिए मोहम्मद गोरी जब तराइन का द्वितीय युद्ध जब लड़ रहे थे तो उस समय में सेना के जो सहायक थे, सहायक रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम किया था इस समय। और ये था मामला 1192 ईस्वी की। उसके बाद हम लोग आगे जब बात करेंगे तो देखेंगे चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर के युद्ध में भी मोहम्मद गोरी का सहायता और सहयोग कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं। उसके बाद अगर बात करें बयाना और ग्वालियर का, तो बयाना और ग्वालियर के युद्ध में भी कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का साथ देते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग 1197 की बात कर दें, 1197 की बात कर दें तो यहाँ पे देखिएगा सोलंकी वंश का एक राजधानी था जिसका नाम था अनहिलवाड़ा। सोलंकी वंश का एक राजधानी था जिसका नाम है अनहिलवाड़ा। तो अनहिलवाड़ा में ये हुआ था कि वहाँ के जो सम्राट थे भीम द्वितीय, वो कमज़ोर पड़ गए, जिसके वजह से वहाँ के मंदिर को लूट लिया गया। और लूटने के वजह से कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ पे मंदिर को भी तोड़ा और वहाँ पे अधिकतर यानी कि मस्जिदों का निर्माण करवा दी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये 1197 की बात थी। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, वो है हमारा 1202 ईस्वी का, यानी कि 1202
दो विषय में उन्होंने देखे कि बुंदेलखंड पे ये आक्रमण कर देते हैं, और बुंदेलखंड पे आक्रमण करने के बाद वहाँ के जो सम्राट होते हैं उनको हरा देते हैं, और हराने के बाद कालिंजर, महोबा और खजुराहो पे भी ये अधिकार कर लेते हैं। देखिएगा, अंतिम समय में मोहम्मद गोरी ने लगभग 1205 ईस्वी में एक युद्ध ये लड़ते हैं जो खोखरों के विरुद्ध होता है, और खोखरों के विरोध में कहा जाता है कि ऐबक जो है बहुत ही अधिक भूमिका निभाते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से उसमें सेना के तौर पर लड़ाई लड़ते हैं। और अंतिम समय की बात अगर कहा जाए तो लगभग 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु हो जाती है। गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और इनके जो दास होते हैं, कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी के कोई संतान नहीं था। उनका मानना था, और वो बोलते भी थे कि हमारे इतने सारे पुत्र हैं, जो हमारे जो दास हैं वो हमारे पुत्र के समान हैं। और इस तरीके से इनके जो 3 प्रिय जो दास थे, जिनका नाम है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, और नेक्स्ट जो तीसरा नाम है ये है यल्दोज का। ये अल्दोज, जो तीनों उनके जो दास होते हैं, इनके जीते हुए राज्यों को अलग अलग, यानी कि कह सकते हैं कि अलग अलग भागों में बांट करके ये शासन करते हैं। अगर बात किया जाए ऐबक को, तो ऐबक को हिंदुस्तान मिलता है, और कुबाचा की अगर बात किया जाए तो ये सिंध और मुल्तान पे शासन करते हैं, और यल्दोज जो है ये गजनी पे शासन करते हैं। कहा जाता है कि यहीं पे पहली बार जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इस साम्राज्य की स्थापना किया, तो तुर्कों का ये प्रथम साम्राज्य का इन्होंने नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये प्रमाण आपको सरवन अभिलेख में भी प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे अगर हम लोग बात यहाँ पे करें, अगर इंडिया की थोड़ा सा मैप अगर देख ले तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक जगह है जो पाकिस्तान में चला गया, जिसका नाम है लाहौर। ये है लाहौर। लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी बनाते हैं। और ये एक जगह है जिसका नाम है, अगर बोले तो प्रतिष्ठान इंद्रप्रस्थ जगह है, और इंद्रप्रस्थ दिल्ली को बोला जाता है। ये है इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ इनका सैनिक राजधानी होता है। इंद्रप्रस्थ सैनिक राजधानी ये इंद्रप्रस्थ को बनाते हैं। हालांकि देखा जाए तो यहीं पे एक जगह है जिसका नाम है, अगर यहाँ पे बात किया जाए तो ये हो जाएगा सिंध, और ये हो जाएगा, ये जो क्षेत्र है वो है आपका मुल्तान। और इसी जगह पे कुबाचा नामक एक जो दास होता है वो शासन कर रहा होता है। और बात करें अफ़गानिस्तान का जो इलाका एक छोटा सा गांव की तरह है, वो है गजनी, और गजनी पे यल्दोज का शासन रहता है। यल्दोज का शासन, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, तो ये जो सुल्तान जो होते हैं यानी कि यल्दोज और कुबाचा, और ये अपना कभी कभी अधिकार पेश कर देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर, हिंदुस्तान पे। यही वजह होता है कि इन लोगों के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बसाई? लाहौर में, क्योंकि इनको पता था